नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। वर्तमान महामारी की स्थिति को देखते हुए हमारे किसान भाई बहन और खेतीहर मजदूर हर संभव प्रयास करते हैं कि हमारे घरों में भोजन की कमी न होने पाए। इसलिए हमारा भी ये प्रयास रहता है कि समय से पहले खेती किसानी से संबंधित तमाम जानकारियां आप तक मुहैया कराई जाएं। अपने इस कार्यक्रम में हर बार आपके लिए लेकर आते हैं 3 सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती हैं। तो अपने आज के कार्यक्रम में सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाएंगे मशरूम उत्पादन करके उसका प्रसंस्करण करने वाले सफल किसान से। उसके बाद बात होगी फल और सब्जी के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की। अंत में आपको जानकारी देंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम में आज सबसे पहले आपको दिखाते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। खेती में भी आमदनी अच्छी हो सकती है, बस आपके अंदर कुछ करने की ललक और जहन में एक नया विचार होना चाहिए। हिसार के विकास वर्मा के जहन में ये दोनों ही चीजें थी। आज वो एक सफल उद्यमी के रूप में लोगों के सामने आए हैं। तो आइए जानते हैं उनकी सफलता की ये कहानी। विकास नौजवान है और कुछ बेहतर करने का जज्बा रखते हैं। उन्हें खेती में बेहतर आमदनी चाहिए थी तो विचार मशरूम की खेती का आया। 6 साल पहले उन्होंने इसकी खेती शुरू की थी, लेकिन समस्या भाव की थी। उनकी मशरूम 100 रुपए किलो से ऊपर नहीं बिक पा रही थी और अगर ज्यादा उपज हो भी गई हो तो भाव 60 पर ही अटक जाते थे। मशरूम को ज्यादा देर तक रख भी नहीं सकते, इसलिए बेचना मजबूरी थी। इसी मजबूरी ने एक और आइडिया को जन्म दिया। क्यों ना ऐसा काम किया जाए जिससे मशरूम की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाए और भाव भी बेहतर मिलने लगे। यही सवाल उन्हें चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ले गया, जहां इन्हें मशरूम की प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन करने की सलाह दी गई। विश्वविद्यालय में कृषि व्यवसाय उष्मायन केंद्र है जो उद्यमी बनने में किसानों की मदद करता है। इसी केंद्र ने विकास को मशरूम के बिस्कुट, बड़ी, पापड़ और दूसरे उत्पाद बनाने का हुनर सिखाया। पैकिंग और मार्केटिंग भी सिखाई। मैं जब मशरूम फार्मिंग स्टार्ट की थी तब सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि जो किसान खेती कर रहे हैं लेकिन कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में होने के बाद में उनको मशरूम बिक नहीं पाता, उनको रेट कम मिलते हैं। इसी तरह से हमने एक मशरूम को नया आयाम देने के लिए मशरूम फार्मिंग का कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आए, ताकि हम मशरूम के इस तरह से करके ताकि किसानों को कोई इसके अंदर फसल का नुकसान ना हो, उनको अच्छे भाव मिल सके। इसी तरह से हमने जो मशरूम के जो हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, जो मशरूम के बिस्किट्स, पापड़, बढ़िया अचार हैं, जो हमने स्टार्ट किए, जो हमारा एबिक है एग्री बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर, वहाँ से हमने स्टार्टअप के तहत उनको रजिस्ट्रेशन करवाया। तो वहाँ ने उसके मशरूम के प्रोडक्ट तैयार करने के बारे में और उनके लाइसेंस वगैरह, कंपनीजेशन कैसे किया जाता है, उनकी मार्केटिंग कैसे आती है, उनकी ब्रांडिंग किस तरह से की जाती है, और उनके सब कुछ प्रोडक्ट तैयार होने के बाद में जो उनका बाद की प्रक्रिया है वो हमने यहाँ से ट्रेनिंग लेके बहुत कुछ अच्छे से सीख पाए। और जो हमारे एचयू यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मतलब मशरूम के बारे में जो जितनी हेल्प है, जो मशरूम को कैसे तैयार करते हैं, उसको किस तरह से एक नया आयाम देके मशरूम को हम स्टोर कर सकते हैं, उसके सेल्फ लाइफ किस तरह से बढ़ा सकते हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे प्रशिक्षण से हमको गाइड किया। और धीरे धीरे हम इसमें मशरूम में अब आगे बढ़े जा रहे हैं। तो हमने मशरूम के जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं, जो जैसे मशरूम के बिस्किट हैं, पापड़, बढ़िया हैं, इनसे एक तो ये फ़ायदा है कि हम इसको लंबे टाइम तक मशरूम को हम रोक के रख सकते हैं और इसके जो प्रोडक्ट हैं वो अच्छे मुनाफे में हम इसको बेच सकते हैं। जो हमारी जो 100 रुपये किलो मशरूम जा रही थी और बल्क होने के कारण उसका मशरूम जो है 60-70 रुपये किलो भी भाव आ जाता था, तो किसानों को लॉस हो रहा था। तो हमने सोचा कि अब जो हम उस प्रोडक्ट करते हैं, एक तो उसका 10 गुना हमारे को प्रॉफिट मिल रहा है और लंबे टाइम तक हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं और एक आमदनी का बहुत ही अच्छा स्रोत हम उससे प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम इसके जो बटन मशरूम है, बटन मशरूम हमारी ये मान के चलो 48 घंटे के अंदर ख़राब हो जाती है। जो और मशरूम की वैरायटी है, जैसे मिल्की मशरूम है, ऑयस्टर मशरूम है, जो ऑयस्टर मशरूम है उसकी लागत बहुत ज़्यादा कम है और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, तो लेकिन प्रॉफिट लिए उसकी मार्केटिंग नहीं है। अगर उसको मार्केट में लेके जाए तो फ्रेश का उसका कोई डिमांड नहीं है। तो हमने मशरूम के जो ऑयस्टर मशरूम है उसको पहले हम उगाते हैं हमारे फार्म में उगाने के बाद फिर हम इसको ड्राई फॉर्म में लेके आते हैं। ड्राई फॉर्म में लेके आने के बाद हम इसके जो प्रोडक्ट हैं, जैसे बिस्किट्स हैं या और तरीके से कोई प्रोडक्ट जैसे बढ़िया हैं, पापड़ हैं, वो हम तैयार करते हैं। साथ साथ हमारे को तो अच्छा मुनाफा हो ही रहा है। जो हमारे आसपास में जो लेडीज़ें हैं
जिस तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप है, हम उनको भी एक रोज़गार का मुहैया करवा रहे हैं ताकि उनको भी एक अच्छा एक रोज़गार मिल सके। तो जो लेडीज़ें हैं उनको हम उनसे जैसे पापड़ है, बड़ी है, अचार है, वो उनसे हम तैयार करवा लेते हैं और उनसे भी अच्छा उनको मुनाफा हो रहा है, हमारे को भी अच्छा मुनाफा उसके अंदर हो रहा है। विकास वर्मा 3 तरह के मशरूम उगाते हैं और साल भर फसल लेते हैं। अभी बटन मशरूम का समय है जो मार्च तक रहेगा। उसके बाद ऑयस्टर का नंबर आएगा और फिर मिल्की मशरूम का। उष्मायन केंद्र से उन्होंने न सिर्फ हुनर सीखा बल्कि कंपनी स्थापित करने में मदद भी मिली, यहाँ तक कि डिजिटल मार्केटिंग का तरीका भी। हम देख रहे हैं मशरूम फार्मिंग के भी एक चैलेंजेस खड़े होते हैं, क्योंकि उसकी एक सेल्फ लाइफ 48 घंटे की होती है। तो कई बार बल्क में होने के बाद फार्मर्स को सही ढंग से दाम भी नहीं मिल पाता और मार्केट में उनके प्रोडक्ट बिक भी नहीं पाते। यही आइडिया लेके विकास हमारे एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में आए और उन्होंने जाना कि मैं इसकी शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ा सकता हूं और मशरूम से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कैसे बना सकता हूं। तो हमारे इंक्यूबेशन सेंटर और HAU के साइंटिस्ट ने मिलकर बिस्किट, भुजिया, अचार, इस तरह के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इनके रेडी करवाए और इनकी कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाई। साथ ही इनको जितने भी लाइसेंस है, FSSAI लाइसेंस है, पैकेजिंग मटेरियल है, सारी सुविधाएं इनको एक ही सेंटर पे मुहैया करवाई गई। साथ ही डिजिटल मार्केटिंग की भी प्रैक्टिसेस करवाई गई और जो बड़ी बड़ी MNC स्टोर्स हैं उन पर भी इनका उत्पाद मिले, उनसे भी इनको जोड़ा गया है। ये सारा काम हमारे वाइस चांसलर BR कंबोज जी के दिशा निर्देश पे हो रहा है। उनके ही दिशा निर्देश पे हमारा सेंटर काम कर रहा है। आज विकास वर्मा एक स्टार्टअप के मालिक हैं और अच्छी कमाई कर रहे हैं। न सिर्फ अच्छी कमाई कर रहे हैं बल्कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को काम भी दे रहे हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं,
जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी वीपी कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य वीपी तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान। सब्जियों और फलों की गुणवत्ता और उपलब्धता बढ़ाने की कवायद की जा रही है। इसी संदर्भ में वाराणसी के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम 16 दिसंबर को संपन्न होगा। सब्जियों के बिना हम थाली की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये हमारी सेहत के लिए भोजन का जरूरी हिस्सा है। किसानों की नगद और बेहतर कमाई में भी सब्जियों की बड़ी भूमिका है। सभी के लिए पोषण से भरपूर और किफायती दामों पर सब्जियां उपलब्ध कराना आज के समय की जरूरत है। दूसरी ओर अच्छी सेहत के लिए हर व्यक्ति को रोजाना कम से कम 300 ग्राम सब्जियां जरूरी है। सभी के लिए किफायती सब्जियों की उपलब्धता तभी हो पाएगी जब सब्जी उत्पादक यानी किसानों, मूल्य श्रृंखला और प्रसंस्करण से जुड़े लोगों को फायदा हो। सब्जियों पर ये सम्मेलन इसी दिशा में उठाया गया कदम है, जो शोधकर्ताओं, विकास के सहभागियों और दूसरे लोगों को एक मंच प्रदान कर रहा है। यहाँ ये लोग अपने नए नए विचार और नवाचार को दुनिया के सामने रख रहे हैं। ये भी जरूरी है कि सब्जियां इस तरह उगाई जाए कि पर्यावरण की विपरीत परिस्थितियों का उन पर असर ना हो। देखा जा रहा है कि कोरोना की वजह से सब्जियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसकी वजह यही है कि लोग पोषण और अपनी सेहत के प्रति जागरूक हो रहे हैं। सम्मेलन में मुख्य रूप से कई बातों पर चर्चा होगी, जैसे देसी सब्जियों को उन्नत बनाना, सब्जी उगाने की आधुनिक तकनीक को अपनाना, पौधों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना, ऐसा स्वस्थ और विविधतापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना जिसमें सब्जियां भी शामिल हो, कटाई के बाद सब्जियों की सुरक्षा और मूल्य श्रृंखला। इसके अलावा सब्जियों में उद्यमिता और शिक्षा पर भी जोर रहेगा। सम्मेलन में सब्जियों से संबंधित सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के प्रतिभागी शामिल हैं। इनके अलावा कृषि वैज्ञानिक और छात्र भी इसका हिस्सा है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं कि पॉली हाउस में कौन कौन सी सब्जियों के अंदर अभी आप कर सकते हैं कृषि कार्य। पॉली हाउस में खेती के लिए पहले पर्यावरण को अनुकूल बनाया जाता है और इसके बाद सब्जी की फसल लगाई जाती है। पॉली हाउस में सब्जियों की खेती करने से खुले में खेती के दौरान सामने आने वाली चुनौतियों से छुटकारा मिल जाता है। पॉली हाउस में खेती के बहुत से फायदे हैं, जैसे पॉली हाउस में खेती करने से फसलों की पैदावार बढ़ने के साथ साथ संसाधनों जैसे मिट्टी, पानी, पोषक तत्व, फसल उत्पाद और वातावरण की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है, जो खेती के लिए बहुत जरूरी है। आप पॉली हाउस में टमाटर, शिमला मिर्च और खीरे की फसल भी लगा सकते हैं। टमाटर की बात करें तो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पॉली हाउस में उगाई जाने वाली किस्में आमतौर पर असीमित बढ़वार वाली होती हैं। इसमें नवीन, अविनाश, अविनाश 1, 2, सरताज प्लस और रोमा प्रमुख हैं। किस्मों का चयन गोल या लंबे आकार के फल के मंडी भाव के अनुसार करें। पॉली हाउस में तैयार क्यारियों को 10 गेज की काली पॉलिथीन फिल्म से ढक दें और दोनों तरफ किनारों को मिट्टी से दबा दें।
सही दूरी के आधार पर टमाटर में कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 45 सेंटीमीटर के अंतर पर दोहरी कतार में छेद बनाएं। संकर नस्ल के टमाटर के पौधों को पॉली हाउस में प्लास्टिक की ट्रे में तैयार कर बाद में रोपण करें। पॉली हाउस में शिमला मिर्च और खीरा बोने के लिए उन्नत और संकर किस्मों का ही चयन करें। सब्जी की बिजाई से पहले पॉली हाउस में गोबर की खाद डालकर अच्छी तरह मिला दें। सब्जियों की फसल में समय समय पर काट छांट भी करते रहें। पॉली हाउस के अंदर और बाहर सफाई का खास ध्यान रखें। दरवाजा हमेशा बंद रखें। सब्जियों की पौध के लिए प्रोपगेशन ट्रे का इस्तेमाल करें। इसे प्रो ट्रे भी कहते हैं। और इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી ખેતી કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। हमारे किसानों के हितों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। मछली पालन अब एक ऐसा क्षेत्र बनता जा रहा है जिसमें अपार संभावनाएं मौजूद हैं। लेकिन एक युवा या फिर एक आम किसान किस तरह से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ ले सकता है, इसके बारे में जानना भी आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। तो आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक विशेष रिपोर्ट।
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली पालक और चौथा सबसे बड़ा मछली निर्यातक देश है और देश में काफी संख्या में लोग मछली पालन के काम से जुड़े हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मछली पालन के विकास के लिए बड़ी कवायद करते हुए मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अनुमानित लागत 20,050 करोड़ रुपए है। इस योजना से मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े मछुआरों, मछली किसानों, मछली श्रमिकों, मछली विक्रेताओं और अन्य हितधारकों को फायदा होगा। इस योजना का उद्देश्य नीली क्रांति के जरिए देश में मछली पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूरे 5 साल के लिए लागू की गई है। योजना वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान लागू रहेगी। इस योजना से मछली पालन क्षेत्र की गंभीर कमियों को दूर करते हुए उसकी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही मछली पालन क्षेत्र में 9% की सालाना दर से वृद्धि के साथ 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इस योजना के जरिए मछली पालन के लिए गुणवत्ता युक्त बीज हासिल करने और मछली पालन के लिए बेहतर जलीय प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलेगा। मछली पालन के लिए जरूरी अवसंरचना और मजबूत मूल्य श्रृंखला विकसित की जा सकेगी। इस योजना के जरिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए रोजगार और आय के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। मछली पालन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, जिससे मछली उत्पादक बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। इसके अलावा साल 2024 तक मछली पालन से जुड़े किसानों की आय दुगुनी करने में भी मदद मिलेगी। ये पहले बार इतना पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से इन्वेस्ट हो रहा है। 20,000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट 4 साल 5 साल में होगा। इससे बड़ा कोई सोच भी नहीं सकते थे। पहले तो एक प्रोग्राम था, आपको पता है कि जो ब्लू रिवोल्यूशन प्रोग्राम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके बाद ये PMSSY प्रोग्राम आया। एंड जब आप फिशरी डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, ये प्रोग्राम में हर चीज़ इंक्लूडेड है। हार्बर डेवलपमेंट से लेकर आपका फार्मिंग तक, सीड प्रोडक्शन तक, फीड प्रोडक्शन, कुछ भी ऐसे चीज़ नहीं है जो ये प्रोडक्शन में इंक्लूडेड नहीं है। कोई छोटा स्केल में करना चाहता है एक ऑर्नामेंटल यूनिट, वो भी कर सकता है। बड़ा स्केल में, एंटरप्राइज स्केल में करना चाहता है, कर सकता है। केज कल्चर, छोटा केज भी ले सकता है, बड़ा भी सेक्टर ले सकता है। तो मुझे तो लगता है ऐसे एम्बिशियस स्कीम तो कभी हम सोचे नहीं थे। एंड मेरा पूरा भरोसा है कि हमारा जो तालमेल है अभी मिनिस्ट्री के साथ, ICAR का इंस्टीट्यूट के साथ, धीरे धीरे हमारा जो टेक्नोलॉजी पहले पहुंचना मुश्किल था, ये प्रोग्राम के वजह से ये हमारे लिए आसान हो गया। जो टेक्नोलॉजी हम दूर तक लेके जा सकते हैं। और बहुत टाइम में क्या होता था, कमर्शियल प्रोडक्शन तक पहुंचता नहीं था टेक्नोलॉजी, वहीं पर 1-2 आदमी करते थे। आज के दिन में क्योंकि पैसा अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो धीरे धीरे ये जो जितना भी टेक्नोलॉजी जो रीजन के लिए, जो फार्मर के जो भी चाहिए, शायद ये थोड़ा बहुत एक्सपेंशन होगा। फॉर एग्जांपल, आज तक हम सिर्फ फूड फिश के बारे में बोलते थे। आज के दिन में हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो एम्फासिस, ग्रेटर फोकस दिए हैं ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग के ऊपर, सीवीड फार्मिंग के ऊपर। ऐसे नहीं कि टेक्नोलॉजी नहीं था, टेक्नोलॉजी था, लेकिन शायद लोगों के पास जानकारी नहीं था। जानकारी होने से भी पैसा इन्वेस्टमेंट करने का इतना नहीं था कि कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, कौन सा जगह में इन्वेस्ट करें। तो आज के दिन में पूरा सब चीज़ अवेलेबल है। एंड स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू से, क्योंकि हर प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू में रूट होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ICAR इंस्टीट्यूट एंड स्टेक होल्डर्स सब एक साथ जुड़े हैं। तो मुझे तो पूरा उम्मीद। एंड पहले सेपरेट अलग डिपार्टमेंट रहता था, पता नहीं चलता था कहाँ जाए। आज के दिन में हमको पता है फिशरीज बारे में, वो हमारे एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फिशरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, नया मिनिस्ट्री है, हमारा तीनों मंत्री हैं जो इसके बारे में बोलते हैं। तो
हमको एज ए फार्मर पता है कहाँ जाना है, किसके लिए जाना है, कौन सा एंटरप्राइज मुझे करना है और किसके साथ मैं कनेक्ट करूँ। तो मुझे लगता है ये इसे प्रोग्राम के वजह से 5 साल के बाद हमारा सोच अलग होगा। जब शायद और 5 साल के बाद जो टारगेट हम 22 मिलियन टन रखे हैं, शायद 5 साल के बाद हमारा टारगेट और बढ़ेगा। अब बात करते हैं इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं और कैसे। PMMSY योजना के अंतर्गत सरकार 3 लाख रुपए का ऋण देती है। इसमें ये लाभार्थी हो सकते हैं यानी मछली किसान, मछली श्रमिक और मछली विक्रेता, मत्स्य विकास निगम, स्वयं सहायता समूह, मछली पालन क्षेत्र, मत्स्य सहकारी समितियां, मत्स्य पालन संघ, उद्यमी और निजी फर्म, मछली किसान उत्पादक संगठन। योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, मछली पालन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, संपर्क नंबर, बैंक खाते का विवरण, आवेदक का जाति प्रमाण पत्र। इन दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट pmmsy.dof.gov.in पर जाकर आवेदन दिया जा सकता है और योजना का लाभ लिया जा सकता है। इन दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है pmmsy.dof.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन दिया जा सकता है और योजना का लाभ लिया जा सकता है। तो अभी आपने मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप के संबंध में तमाम विशेष जानकारियां हासिल की। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। किसान भाइयों बहनों, अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप कृषि दर्शन कार्यक्रम के पहले के प्रसारित एपिसोड्स देखकर कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।